चलिए स्टूडेंट, आनंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं करुणेश कुमार आपको हिस्ट्री सेक्शंस की बात करूंगा, जो आपके क्लासेस में या कंपटीशंस में बराबर उससे क्वेश्चंस आते हैं लगभग सभी, चाहे आप एसएससी का, बीएसएससी का या सीडीपी क्या या किसी भी एग्ज़ाम को देंगे तो हिस्ट्री सेक्शन से तो क्वेश्चंस आने ही हैं, चाहे वो बीपीएससी हो। मैं यहाँ पे एक्चुअल में बात करने वाला हूँ, एक ऐसा नहीं है कि मैं एनिशिएंट हिस्ट्री को लेकर चलूँगा। मैं एक खास पैटर्न से आपको हिस्ट्री समझाऊंगा जो एक साम्राज्य के अनुसार चलेगा। और ख़ास करके एक बात इसमें मैं बता देता हूँ कि मेरी कलेक्शन, जो वीडियो की कलेक्शंस होगी, उसको यदि आप बराबर देखेंगे, यानी कलेक्शंस टू कलेक्शंस टच करेंगे, तब आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट जो होगा वो बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो बात हम करेंगे उस साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके बाद का साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। यानी कहने का मतलब आपको सब साम्राज्य को लेकर मैं कलेक्शंस कर दूंगा। ठीक है, उसमें आपको किसी तरह का कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने ये साम्राज्य पढ़ा तो कौन सा साम्राज्य इसके बाद आएगा। अभी आपको मैं एक एक कलेक्शंस फॉर्म में लेके चल रहा हूँ। जैसे आज मैं बात करने वाला हूँ गुप्त साम्राज्य के बारे में। देखिए, गुप्त साम्राज्य के बारे में यदि बात किया जाए तो इसकी उत्पत्ति के संबंध में यही कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पहले जो सबसे बड़ा साम्राज्य था वो हमारा मौर्य साम्राज्य था। और मौर्य साम्राज्य के अंत होने के बाद कई छोटे छोटे साम्राज्यों का उत्पत्ति हुआ। साम्राज्य ना कहें, कोई छोटे छोटे शासक जैसे शक हो गए, कुषाण हो गए, ये सब का उत्पत्ति हुआ। लेकिन उसके लगभग 200 से 300 वर्ष का फर्क हुआ। मौर्य साम्राज्य के बाद 300 वर्ष तक लगभग इधर उधर के ही छोटे छोटे शासक ही साम्राज्य करते रह गए। लेकिन उसके बाद ही एक साम्राज्य जो उत्पन्न हुआ, जो एक मौर्य साम्राज्य की तुलना में कहें तो उसी के बराबर या उससे ज्यादा बड़ा ही साम्राज्य की उत्पत्ति हुई थी, जिसको हम लोग कह सकते हैं गुप्त साम्राज्य। यहाँ पे सबसे पहले जो बात किया गया गुप्त साम्राज्य के बारे में, तो एक बात यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान से सिर्फ समझेंगे। गुप्त साम्राज्य के बारे में अभी हम लोग बात करने बैठे हैं, गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो ये गुप्त साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उत्पत्ति तो समझ में आ गया कि लगभग भारत का कहते हैं, भारत का बहुत सा क्षेत्र जहां तक मौर्य साम्राज्य विकसित था वहां तक कई छोटे छोटे, जैसे आपका कह सकते हैं कि कई तरह के कुषाण वंश हुए, शक हुए, साम्राज्य हुआ, ये सब छोटा छोटा शासक उत्पन्न हुए थे। इसी बीच में गुप्त साम्राज्य की उत्पत्ति आपको कह सकते हैं कि तृतीय शताब्दी के मध्यकाल में और इसकी उत्पत्ति हुई। लेकिन चौथी शताब्दी के बाद ये पूरा तरह से साम्राज्य करने लगा। और चौथी शताब्दी के बाद साम्राज्य करने के बाद उनकी जो शुरुआत हुई तो लगभग इन्होंने 550 वर्षों तक शासन किया। यानी गुप्त साम्राज्य का 550 वर्षों तक शासन हुआ। और इस गुप्त साम्राज्य में शासन के दौरान लगभग उनका छोटे छोटे, मतलब कहने का मतलब कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य का जो प्रारंभिक स्थापना हुई या प्रारंभिक जो स्थापना किया गया वो छोटे से साम्राज्य के रूप में हुआ था। लेकिन जो हमारे चंद्रगुप्त प्रथम थे उसके बाद से यह एक बहुत बड़ा साम्राज्य का रूप लेने लगा, जो कि समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय ये सब के समय तक चला। और सबसे जो अंतिम शासक हमारा बना वो था हमारा गुप्त वंश का भानुगुप्त। हम लोग एक सीक्वेंस से पहले लेके चलेंगे। ये वीडियो आपको 2 पार्ट में बटा होगा। एक अभी हम लोग साम्राज्य के बारे में और शासन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना के समय लोगों के मन में, जैसे बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि गुप्त साम्राज्य में जो गुप्त वंश था आखिर वो किस जाति का था या किस धर्म का था या किस तरह का उसकी प्रतिरूप थी। तो अलग अलग इतिहासकारों का इसमें अलग अलग मानना है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गुप्त वंश जो था वो क्षत्रिय था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये क्या था, तो वैश्य थे। कुछ इतिहासकार का मानना है कि ये जो था वो ब्राह्मण का ही उत्पत्ति थी। तो यानी अभी तक इतिहासकारों को स्पष्ट रूप से ये नहीं कह पाए हैं कि गुप्त वंश जो था वो आखिर किस जाति का था। ठीक है, तो गुप्त वंश के को यदि माना जाता है तो भारतीय इतिहास में इसको हम लोग स्वर्ण युग भी कहते हैं। तो आखिर यहाँ पर एक बात, ये बात जरूर मन में आई कि आखिर स्वर्ण युग इसको क्यों कहते हैं। तो पहला देखिए, इसकी स्थापना कब हुई, तो 3री शताब्दी को। ठीक है, इसकी पहले स्थापना की बात कर दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। स्थापना जो हुआ
वो तृतीय शताब्दी के मध्य में हुआ था, लेकिन ये जो आपका चौथे दशक में जब इन किया तो उस समय आपको चौथी शताब्दी में यानी इसकी उत्पत्ति जो हुई वो पूरी बड़े पैमाने पे हो गई, यानी लगभग ये सभी क्षेत्रों में फैलने लगा। ठीक है, तो यानी स्थापना की बात करेंगे तो तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में इसकी स्थापना हुई। किसकी? तो गुप्त साम्राज्य की। करने वाले हमारे श्रीगुप्त साहब थे, लोग जो कि एक छोटा सा बात करेंगे कि श्रीगुप्त साहब जो थे वो आखिर छोटे से ही तबके से विकसित हुए थे, और ये जो हुए थे एक सामंत के रूप में हुए थे, जो कि कुषाणों का सामंत थे। ठीक है, अभी तक इनका अपना स्वतंत्र राज्य उन्होंने नहीं बनाया था। ठीक है, क्योंकि इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी, और महाराज की उपाधि जो होती है वो आपको जो सामंत होते थे उन्हीं को दी जाती थी। और इसलिए कहा जाता है कि श्रीगुप्त जो थे वो आपका प्रारंभिक जो गुप्त वंश की स्थापना हुई थी वो एक तरह से किस फॉर्म में हुआ था, तो कह सकते हैं कि वो एक सामंत के रूप में हुए थे। और वो किसके सामंत थे? तो कुषाण के सामंत थे। ठीक है, तो तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में आपको गुप्त साम्राज्य का स्थापना हुआ था। लेकिन ये कब से अपना उत्थान आया? तो उत्थान आई आपकी चौथी शताब्दी से, इसका थोड़ा सा वर्चस्व बढ़ गया। ठीक है, चौथी शताब्दी में इसकी वर्चस्व जो हुई यानी उत्थान की पोजीशंस पे ये चला आया। अब कहा जाता है कि भाई इतिहासकार लोग इसको क्या कहते हैं, तो गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किसे माना जाता है, तो स्वर्ण युग हमारा कौन सा था? तो आपका स्वर्ण युग जो था वो हमारा गुप्त काल का ही था। तो सवाल है कि स्वर्ण युग जो हुआ हमारा गुप्त काल ही हुआ, तो एक बात यहाँ पे हुआ कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था? तो देखिए, आप अक्सर देखे होंगे कि भारत को सोने की चिड़िया कहते थे हम लोग। तो आखिर भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? क्या यहाँ सोने की चिड़िया उड़ती थी? नहीं। जिस गांव में जाते, जिस लोकेशन परगना में जाते, उस समय सब सुख सुविधा उपलब्ध थी। यदि किसी गांव में चले गए तो डॉक्टर भी वहीं हैं, मतलब चिकित्सक भी वहीं थे, वहाँ वास्तुकार भी हैं, वहाँ पे हर तरह का सुख सुविधा लोगों को मिल जाता था। इसीलिए कहा गया कि भारत एक जोड़े सोने की चिड़िया है। और उसी तरह से भारत को स्वर्ण युग माना जाता था, क्योंकि इस युग में सभी क्षेत्र में उन्नति थे, चाहे वो शल्य चिकित्सा हो, चाहे वो आपका ये संगीत हो, चाहे चित्रकारी हो, चाहे वो कुछ भी हो, क्राफ्टिंग हो, कुछ भी हो, सब क्षेत्र में हमारा गुप्त काल के समय में पूरी तरह से उन्नति थी। इसी कारण गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण युग भी माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले संस्थापक के रूप में गुप्त साम्राज्य के कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। इनकी जाति क्या थी? यदि बात कर दें कि किस जाति के थे, तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है कि ये ब्राह्मण जाति के भी हो सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब, यदि जाति के बारे में बात कर ले तो इतिहासकारों का अलग अलग विचार हैं। ठीक है, इतिहासकारों का इसमें अलग अलग विचार है। कुछ क्या कहते थे? तो कुछ ब्राह्मण हैं, ठीक है, कुछ कहते थे कि भाई क्षत्रिय हैं, कुछ कहते थे कि शूद्र हैं, कुछ ये भी कहे हैं कि वैश्य गुप्त काल के शासक जो थे वो वैश्य थे। तो स्पष्ट रूप से अभी तक कोई विचार नहीं है। तो कह सकते हैं कि गुप्त काल के जाति के बारे में या गुप्त काल के बारे में लोगों को स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है, अलग अलग विचारधारा है। ठीक है, गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। तो श्रीगुप्त जो स्थापना किए तो वो ज्यादा समय तक मतलब नहीं रह पाए। उन्होंने लगभग 40 वर्ष तक साम्राज्य किया, कोई खास काम नहीं, सिंपल सा उन्होंने क्या किया, तो एक उपाधि ली जिसको कहते हैं महाराज। और इसी उपाधि के कारण इतिहासकार कहते हैं या इतिहासकारों का मानना है कि गुप्त वंश जो होगा वो क्या होगा, तो सामंतों का वंश था। प्रारंभ में सामंतों का वंश था, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद ये वंश स्वतंत्र शासक के रूप में उत्पन्न हुआ। तो यानी यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि यदि गुप्त वंश का संस्थापक के बारे में बात करेंगे तो संस्थापक जो थे वो कौन थे, तो आप पहले नोट कर लीजिए, ये श्रीगुप्त थे।
लेकिन यदि वास्तविक संस्थापक का बात करेगा, क्वेश्चंस में कहता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक जो था वो आपका वास्तविक संस्थापक जो थे आपके वो कौन थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम था, क्योंकि वही वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम को कह सकते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम इसके वास्तविक संस्थापक के रूप में उत्पन्न हुए थे। तो ये श्रीगुप्त कब स्थापना की, तो 280 ये 240 ईसा पूर्व 240 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया, और उसके बाद इनका जो अंत हुआ शासनकाल का वो 280 वर्ष का हुआ। कुछ विद्वान इनको सामंत के रूप में ही कहते हैं कि भाई श्रीगुप्त जो थे वो किनके सामंत थे, तो कह सकते हैं कि कुषाण के सामंत थे। किसके सामंत थे, तो कुषाण के सामंत थे। कुषाण के सामंत थे। इसके बाद जब इनकी मृत्यु हुई श्रीगुप्त की, तो इनका पुत्र घटोत्कच गद्दी पे बैठा, वो भी ज्यादा दिन तक शासन, वो भी लगभग एक बात रेशियो याद रखिएगा, पिता इसके श्रीगुप्त 40 वर्ष का किए तो ये भी 40 वर्ष का ही किया, और जिस समय वो मतलब गद्दी देने वाला था उसी समय उसने घोषणा कर दिया था कि मेरा जो आगे का जो राजनीतिज्ञ होगा या आगे का जो हमारे राजगद्दी को संभालेगा वो कौन संभालेगा। ठीक है, तो यहां तक तो समझ में आ गई होगी किसका स्थापना किसने किया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं कि श्रीगुप्त का पुत्र यानी उसका बेटा घटोत्कच गद्दी पे बैठा, इनका कोई खास काम नहीं किया गया। गुप्त साम्राज्य में इनका श्रीगुप्त का कोई खास नाम याद नहीं आता। ऐसे बाद में जो हम सेकंड वीडियो अपलोड करेंगे उसमें थोड़ा सा इनके द्वारा जो जो काम किया जाएगा, जो जो स्थापना की जाएगी, जो जो शासकों के द्वारा, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि हमारा ये 2 वीडियो में है, पहला इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट पार्ट का उसको लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर बात की उसके बाद कौन गद्दी पे बैठे, तो घटोत्कच। कब से कब तक, तो 280 से 320 ईस्वी तक। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये 280 से 319 ईस्वी तक ही थे। कहीं कहीं इतिहासकार इसको मानते हैं और कोई इतिहासकार इसको 320 मानते हैं, 320 ईस्वी तक। ठीक है, घटोत्कच का पुत्र ये श्रीगुप्त का पुत्र था। इसने भी कौन सा उपाधि ली भाई, तो पिताजी लिए। चलो भाई, पिताजी जब ले लिए क्या, तो आपका उनका जो उपाधि हुआ वो पिताजी की उपाधि क्या थी, महाराज, तो ये महाराज की थी, तो इन्होंने भी महाराज का उपाधि का धारण किया। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जो भी हमको जानकारी मिला है गुप्त वंश के बारे में, खास करके किसी भी साम्राज्य के बारे में यदि जानकारी लेना है तो वहां की करेंसी से पता चलता है। भाई वहां की करेंसी यदि बढ़ रही है यानी इसका मूल्य बढ़ रहा है तो यानी वो विकास कर रहा है, यदि उसका मूल्य घट रहा है तो समझा जाता है कि वो साम्राज्य जो है वो क्या है, तो पतन की ओर है। तो कह सकते हैं कि इस समय जो था, कहा जा सकता है कि गुप्त काल में ही सबसे ज्यादा मुद्रा का प्रचलन चला था, सिक्के की प्रचलन चली थी, और सिक्के के द्वारा ही हम लोगों को कई तरह का, जैसे एक प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है उससे तो जानकारी हमें मिलती ही है, लेकिन जो एक सिक्का का दौर चला था, और सिक्का चूंकि इस काल में बहुत ज्यादा प्रचलन में हुआ था और बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि मुद्रा का प्रचलन चला, तो मुद्रा का प्रचलन चलने वाला था तो वो गुप्त काल में ही चला, जिसके कारण इसकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि उस समय थी। और ये अभी तक घटोत्कच के समय तक ये बिल्कुल एक छोटा साम्राज्य था, जो पाटलिपुत्र का कुछ भाग शामिल था उसमें और कुछ उत्तर प्रदेश का भाग को इसमें शामिल किए हुए थे लोग। लेकिन धीरे धीरे जब चंद्रगुप्त प्रथम का काल आया तो उस समय इसकी एकदम उत्थान जो थी पूरी तरह से थी, पूरी तरह से वो साम्राज्य जो था वो विस्तार के मार्ग पे चल रहा था और धीरे धीरे वो विस्तार भी कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका कहाँ तक था, तो इनकी क्षेत्र जो थी, कह सकते हैं कि जो आपका क्षेत्र इनके पिताजी यानी श्रीगुप्त जी ने बनाया था वही इनका था, वहीं तक इनका साम्राज्य था। कह सकते हैं पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पहले हम लोग पटना को ही कहते थे, पाटलिपुत्र एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्र थे, सिर्फ उसके निकटवर्ती क्षेत्र, समझ रहे हैं बात को, उसके निकटवर्ती क्षेत्र थे। कुछ भाग उत्तर प्रदेश का भी था, कुछ भाग उत्तर प्रदेश का था। बाद में चल के ये आगे बढ़ा,
कुछ भाग उत्तर प्रदेश का भी था, ठीक है, क्षेत्र के रूप में लिए थे। इसके बाद इनका कोई खास काम नहीं था। धीरे धीरे क्या होता है, कोई भी राजा यदि राज्य कर रहा है और जहाँ पे लिमिट में है और वो आगे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो वहाँ के लोगों के बीच थोड़ी सी मन में शंका रहती है कि बस इसको हटाया जाए और कोई अलग को बैठाया जाए गद्दी पे। और यही कारण हुआ कि यहीं से जो घटोत्कच का काल था 319 से 319 तक कह दीजिए या 320 तक जो घटोत्कच का काल था, वो काल बहुत ही कह सकते हैं कि निम्न साम्राज्य से लेते हुए रहा और वो वहीं तक सीमित रह गया, उससे आगे नहीं बढ़ा। तो सवाल है कि इस गद्दी पर जो मगध का गद्दी था, उस गद्दी पे जनता जो थी वो कुषाण के, चूंकि ये लोग तो कुषाण के सामंत थे, तो इनसे त्रस्त हो चुका था। इसलिए उसने क्या किया, श्री चंद्रगुप्त प्रथम जो थे हमारे, उनके नेतृत्व में इस कुषाण राज्य को लगभग अंत कर दिया और नए सिरे से गुप्त वंश की स्थापना की। इसलिए कहा जाता है कि गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। और 320 ईस्वी को चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पे बैठा। ऐसे तो कोई कोई इतिहासकार कहते हैं कि 319 ईस्वी को बैठा और 320 ईस्वी को बैठा, तो इसमें से कह सकते हैं कि 319 या 320 ईस्वी को ये गद्दी पे बैठे। और ये गद्दी पे बैठते ही उन्होंने एक पहले संवत को चलाया। जैसे हम लोग देखते हैं कि आज कैलेंडर जो चलती है हमारी, विक्रम संवत, शक संवत, तो उसके आधार पे उन्होंने एक गुप्त संवत चलाया, जो कि उनकी पैटर्न गुप्त काल का एक बहुत बड़ा देन कह सकते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम किसके से त्रस्त होकर के, तो कुषाणों से त्रस्त होकर, कुषाणों से त्रस्त होकर, ठीक है, कौन सा किनको बैठा है, तो त्रस्त होकर। आपको किनको बैठा है, तो त्रस्त होकर बैठा है किनको, तो चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को गद्दी पर 320, 319 या 320, ज्यादा 320 पे ही जाइएगा, 320 ईस्वी को गद्दी पे वो बैठ गया। उसने कहा कि अरे पीछे वाला सब तो सामंत थे, इसलिए महाराज का लिए थे, बात समझ रहे हैं कि नहीं। इसने क्या उपाधि धारण किया, तो इसने अपने आप को उपाधि धारण किया महाराजा धीराज की, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त प्रथम था जो क्या चाहता था, तो एक बात याद रखिएगा, ये इसका मंतव्य था कि हम साम्राज्य विस्तार करें। और साम्राज्य विस्तार करने के लिए जैसे जैसे आप जितने भी छोटे छोटे साम्राज्य या बड़े साम्राज्य को देखेंगे, तो उसने जब भी साम्राज्य विस्तार किया है तो वैवाहिक संबंध स्थापित जरूर किया है, चाहे वो अकबर हो, चाहे जो भी हो, जिस काल की बात कर ले। तो ये एक तरीका भी रहा, यानी राजनीति करने का। जो कहा जाता है कि राजनीति जो होती है वो किसी का नहीं होती है, राजनीति में सब माफ है, सब काम कर रहे हैं, सब चलिए ओके है, कोई भी काम नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये क्या किया, चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पे बैठा और पहले चल के उसने क्या बनाया, तो एक संवत चलाया, काल को बनाया, गुप्त संवत के नाम से जिसको जानते हैं। जनरली क्वेश्चन आता है कि आखिर जो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो संवत चलाया था वो कौन सा संवत था, तो गुप्त संवत था, ठीक है। उसके बाद दूसरा बात जो है, इसने कौन सी उपाधि धारण की, तो उपाधि इसने लिया क्या, तो महाराजा धीराज। उपाधि कौन सा धारण किया, ये चंद्रगुप्त प्रथम, तो महाराजा धीराज। यहां से शुरू हो जाता है महाराजा धीराज की, कि तुम महाराजा थे, यानी तुम राजा थे, महाराजा थे, हम चलो महाराजा सामंत तो नहीं है, हम क्या है, तो महाराजा धीराज हैं। अब महाराजा धीराज का धारण करने के बाद उसने, उसका मंतव्य क्या था, तो हम साम्राज्य विस्तार करेंगे। तो साम्राज्य विस्तार करने के लिए क्या किया उसने, लिच्छवी के नरेश, लिच्छवी वंश का जो राजकुमारी थी उनसे शादी कर लिया, यानी कुमार देवी से इसने शादी कर ली। तो यानी विवाह किससे किया, वो भी किस नीति के कारण, तो सिर्फ साम्राज्य विस्तार करने के कारण विवाह किया। किससे, तो लिच्छवी वंश के राजकुमारी कुमार देवी, इसको हमेशा याद रखिएगा, कुमार देवी से शादी किया। और कुमार देवी से शादी करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद लिच्छवी साम्राज्य को भी अपने में मिला लिया। समझ में आ रही है बात, किसको मिला लिया, तो लिच्छवी साम्राज्य को अपने में मिला लिया, ठीक है। पहला बात उसने ये कर दिया। तब अब आप थोड़ा सा तो रिलैक्स हुआ ना भाई, चलो अब मेरा क्षेत्र इतना था, अब धीरे धीरे हम साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं। चलिए यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
उसने क्या किया था, तो लिच्छवी साम्राज्य को अपने वश में कर लिया, यानी अपने में मिला लिया। तो लिच्छवी आ गया। तो लिच्छवी के बाद इसने भी कोई खास काम नहीं किया, ये भी थोड़ा अपना रिलैक्स मोड में ही चला। ठीक है, आगे थोड़ा बढ़ता है तो उसके बाद अपने शासनकाल में ही जानता था कि गद्दी के लिए बहुत लड़ाई होंगे, सब लोग बहुत लड़ेंगे, इसलिए अपना उत्तराधिकारी जो था वो किसको नियुक्त कर दिया था, अपने उम्र काल में ही इसने, अपने जीवन काल में ही कह दें, इसने अपने गद्दी का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को बना दिया था। ठीक है, अब ये समुद्रगुप्त क्या था, तो समुद्रगुप्त का के बारे में जानकारी, हमारा जो समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन थे उस समय जो कवि थे, उन्होंने एक आपको, जो आपका मंत्री भी था समुद्रगुप्त का, उसने समुद्रगुप्त के सभी चीजों के बारे में बहुत कुछ लिखा। अब राजा का जैसे होता है, कोई भी राजा होता है उसका जो पीछे पीछे चलने वाला होता है वो उसका बड़ाई करता है जिस समय होगा राज्य का। अभी भी देखिए, जैसे पहले लालू यादव की गवर्नमेंट हमारे यहाँ थी तो भाई आरजेडी का झंडा लोग लगा के बहुत सा चलते थे। आज जदयू की गवर्नमेंट है तो बहुत सा लोग जदयू का झंडा लगाकर चलते हैं। तो उसी समय भी वैसा भी था, उस समय जो साम्राज्य चलता था जो लगभग उसी स्टाइल में चलता था, जिसका राजा हो गया उसका बोलबाला हो गया, उसका लोग ये करने लगा। तो समुद्रगुप्त के काल में भी एक कवि थे हरिसेन साहब, उन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में बहुत से बातों को व्याख्या किया। जैसे कहने का मतलब क्या, तो हरिसेन के बारे में, हरिसेन थे, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति एक लिखा। ये जनरली आता है कि प्रयाग प्रशस्ति किनके द्वारा लिखी गई थी, तो हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी। किनके शासन काल में लिखा गया था, तो आपका समुद्रगुप्त के शासन काल में लिखा गया था। आखिर इसमें क्या था, तो इसमें जो भी समुद्रगुप्त ने राज्यरोहण किया था, साम्राज्य विस्तार किया था, जिस तरह से अपने राजनीतिक दशा को निकाला था या कि जिस तरह से अपने साम्राज्य को बढ़ाया, वो सबका उसमें व्याख्या था। और साथ में गुप्त वंश के बारे में भी उसमें जानकारी दी हुई थी, जिसके कारण हम लोगों का एक गुप्त वंश का जानने का एक स्रोत जो होता है वो आपका कौन सा प्रयाग प्रशस्ति भी है जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। तो कहने का मतलब कौन बैठा, तो पहले ही जब ये लिच्छवी राज्य को मिला लिए, क्या मिला लिए, देखिए लिच्छवी राज्य को चंद्रगुप्त प्रथम ने मिला लिया। किसने मिला लिया, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने मिला लिया। और उसके बाद ही क्या कह दिए थे कि मेरे बाद जो गद्दी मिलेगा ना वो हम किसको देंगे, तो समुद्रगुप्त को देंगे, समुद्रगुप्त को देंगे गद्दी हम अपना। इन्होंने पहले ही कह दिया था, यानी किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या कर दिया था, तो उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। उत्तराधिकारी की भाई हम यदि बीच में मर भी जाते हैं तो राजा जो बनेगा वो कौन होगा, तो समुद्रगुप्त होगा। ठीक है, उत्तराधिकारी नियुक्त उन्होंने कर दिया चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। बेचारे 320 ईस्वी में, ये आपको 335 ईस्वी में चले गए। चंद्रगुप्त प्रथम का काल जो था 320 से 335 तक चला था, या 319 से 335 कह दे, बेचारे लगभग चले गए। उसके बाद आए हमारे समुद्रगुप्त साहब। समुद्रगुप्त के में क्या था, तो ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि कला से, आर्ट से इसको बहुत ज्यादा लगाव था, इसलिए उसने कला पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया। समुद्रगुप्त ने कला पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। और इनको इसीलिए कुछ कारण से, चूंकि ये साम्राज्य विस्तार भी बहुत अच्छा तरह से करता था, ठीक है, इसीलिए इसको जो कुछ साहित्यकार लोग हैं उसे भारत का नेपोलियन भी कहे हैं। उनके बारे में बात करेंगे अभी हम। तो अभी हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त हो गए, चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे, 335 ईस्वी को गद्दी पे बैठ गए। ठीक है, तो 335 इनका जो काल था वो था 335 ईस्वी में ये गद्दी पे बैठे। ठीक है, 335 से इन्होंने गद्दी को संभाला। उसके बाद उनका 335 से 380 लगभग ये जो चला है वो 335 से 380 तक इन्होंने गद्दी पे रहा। ठीक है, 335 से 380 तक लगभग। गौर कीजिएगा, इन लोगों का जो टाइम चला है वो 40 to 45 ईयर्स का ही रेशियो में चला है। जितने भी साम्राज्य, जितने भी शासक आए, कुल 12 शासक आए हैं। बाद में चल के छोटा छोटा टाइम जो था वो छोटा छोटा होता गया, स्पेंड्स होते गए, लेकिन ये समुद्रगुप्त उसके बाद गद्दी पे बैठा। समुद्रगुप्त गद्दी पे बैठा तो देखा कि भाई थोड़ा सा कला के क्षेत्र में काम किया जाए, तो उसने अपना एक दरबारी कवि बनाया। दरबारी
कवि, वो दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन साहब। हरिसेन साहब बने। हरिसेन साहब ने क्या लिखा? तो प्रयाग प्रशस्ति लिखा। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति लिखा। और इस प्रयाग प्रशस्ति में उन्होंने किसका जिक्र किया? तो भाई समुद्रगुप्त के, इस प्रयाग प्रशस्ति में उन्होंने समुद्रगुप्त के, ठीक है, किस चीज का? तो समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार। समझ रहे हैं बात को? इसको नोट कर लीजिए। और जनरली आता है साम्राज्य विस्तार या राजनीतिक गतिविधि, ठीक है, राजनीतिक गतिविधि आदि के बारे में चर्चा था। ठीक है, समझ रहे हैं? दरबारी कवि जो थे उनके बारे में ये चर्चा की। अब कहा गया कि भाई प्रयाग प्रशस्ति तो समझ गए क्या था। अब समुद्रगुप्त ने कौन सा उपाधि धारण किया था? चूंकि चंद्रगुप्त प्रथम भी महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था, इसलिए इन्होंने भी क्या किया? आखिर भाई वो किए हैं तो ये कम क्यों रहते? इन्होंने भी कौन सा उपाधि लिया? तो महाराजा धीराज की, महाराजा धीराज की। और क्या इनको कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन। भारत का जनरली क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन कौन थे? तो कौन थे? समुद्रगुप्त था। अब ये भारत का नेपोलियन किसने कहा इनको? तो इनको विंसेंट स्मिथ जो इतिहासकार थे उन्होंने इनको कहा। कौन सा, किसने कहा? तो विंसेंट स्मिथ इतिहासकार ने कहा। क्या कहा? तो इतिहासकार ने क्या कहा? भारत का नेपोलियन कहा। क्यों कहा? तो चूंकि इनकी विजय यात्रा जो थी ना बहुत अद्भुत ढंग की थी, जहां जाते वहीं जीत जाते थे। इस तरह से उन्होंने सेटलमेंट ही करते थे युद्ध का, कि जिस क्षेत्र में गए उस क्षेत्र को अपने में मिला लिया, नहीं मिले तो उनसे कोई अलग ढंग का पैक्ट किया और अपने साम्राज्य विस्तार को करता गया। तो भारत का नेपोलियन क्यों कहा गया इनको? तो इनका जो था विजय यात्रा के कारण, युद्ध में विजय यात्रा के कारण इनको क्या कहा गया? तो भारत का नेपोलियन कहा गया है। समझ रहे हैं? आप मेरे वीडियो को लगातार देखिएगा। हर साम्राज्य को हम एक बार जाकर के फिर जोड़ देंगे कि ये समय में ये आया, ये समय में ये आया, ये समय में वो हुआ। अभी आप हमारा जो जैसे जैसे हम डालेंगे वीडियो को आप देखते रहेंगे, उसके बाद हमारा एक मेगा वीडियो जो आएगा उसमें पूरे कलेक्शंस करके शॉर्ट वे में आपको क्लियर हिस्ट्री को कर देंगे कि ये चीज यहाँ था, ये बाबू इस समय में हुआ था, ऐसे ऐसे सीक्वेंस चला है। ठीक है, अब देखिए समुद्र ने क्या किया भाई? तो युद्ध में विजय यात्रा के कारण इसको भारत का नेपोलियन कह दिया। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अब सवाल उठता है कि समुद्रगुप्त का विजय यात्रा शुरू की। समुद्रगुप्त के विजय यात्रा के बारे में थोड़ी सी सुन ले। इन्होंने मेनली उत्तरी भारत पर विजय ज्यादा किया। ठीक है, और उत्तरी भारत पर एक बार नहीं, इसने 2 बार अटैक किया। पहला जब गद्दी पे बैठा उसी समय, क्योंकि वो जानता था कि उत्तरी भारत को यदि अपने में हम मिला लें तो साम्राज्य विस्तार हमारा आराम से हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब समुद्रगुप्त का जो युद्ध था या समुद्रगुप्त का विजय था उसमें एक बहुत बड़ा है उत्तरी भारत। ठीक है, चलिए, ये बहुत अच्छा से साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त प्रथम तो किया ही, साथ में इसके बाद समुद्रगुप्त भी बहुत अच्छी तरह से इसको विकास किया और कितने ही राज्य को फैलाया। तो आपको यहां पे बोले उत्तर भारत, समुद्रगुप्त की विजय यात्रा ही कहे या विजय युद्ध भी कह दीजिए तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, ये पहला यात्रा क्या था? तो उत्तरी भारत से शुरुआत किया। ठीक है, तो उत्तरी भारत का विजय क्या था? तो ये हमको प्रयाग प्रशस्ति के बारे में इससे पता चलता है इस सबका। उत्तरी भारत पर विजय, इसने सबसे पहले उत्तरी भारत पर विजय किया। जितने भी छोटे छोटे शासक थे सबको अपने में मिला लिया। ये कहां से हमको जानकारी मिलता है? तो याद रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति से इसके बारे में जानकारी हमें मिली है।
ठीक है, जनरली क्वेश्चन आता है कैसे आपको पता चला कि भाई ये जो थे वो आपके उत्तरी भारत पर विजय के बारे में कहाँ से पता चलता है, तो प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है। प्रयाग प्रशस्ति किनका लिखा हुआ है, तो हरिसेन का लिखा हुआ। किनके काल में लिखा हुआ है, तो समुद्रगुप्त के काल में लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस बराबर आते हैं। हमारे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जहां से क्वेश्चन जो आता है वो भी मैं डील करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो उत्तरी भारत पर प्रथम आक्रमण, उत्तरी भारत पर कितना विजय किया, तो इसने दो तरह से किया। पहला प्रथम आक्रमण किया, प्रथम आक्रमण, और फिर कब किया था, तो देखिए प्रथम आक्रमण किया तो इसमें जब आक्रमण किया तो उसने किस किस राज्य को जीता, तो अच्युत, छोटा छोटा जो राज्य था उत्तर भारत का, जैसे बरेली का क्षेत्र। ठीक है, बरेली, आजकल का जो बरेली का क्षेत्र है उसको हम लोग पहले बरेली नहीं कहते थे, पहले कहते थे अही क्षेत्र। अही क्षेत्र इसको पहले कहा जाता था, अही क्षेत्र, याद रखिएगा, अही क्षेत्र। सॉरी, इसको थोड़ा ठीक से कर दे रहे हैं। अही क्षेत्र इसको कहते थे, बरेली को अही क्षेत्र। ठीक है, बरेली के शासक को हरा दिया और उसके बाद उसका गद्दी ले लिया। उसके बाद हो गया नागसेन को, नागसेन हो गए। उसके बाद हो गए आपके कौन, तो नागसेन हो गए, अच्युत हो गए। ये सब शासक को क्या किया, तो पहले आक्रमण किया, एकदम प्रथम आक्रमण इसका यही था। कब, तो गद्दी पर बैठने के बाद ही, गद्दी पर बैठा वैसे ही उस पर अटैक किया। जब अटैक कर लिया तो कहा कि चलो अभी इतना ही रहने देते हैं, अब बाद में चलेंगे तो करेंगे। कह दिया लोगों को कि अब चलो इतना लूट लिए हो ना, अभी इतना साम्राज्य तो विस्तार कर लिए, अब चलो बाद में आएंगे। फिर मिड टाइम जब आया, द्वितीय आक्रमण जो हुआ वो किया, और बड़े बड़े शासक को उस समय उसने अपने अंदर किया, जैसे कौशल राज्य को भी कर लिया। उसके बाद नागसेन को तो पहले हारा ही था, जीता ही था, उसके और अधीनस्थ उन लोगों को भी इसने जीत लिया। यानी दूसरा जो विजय हुआ वो उत्तरी भारत पर द्वितीय विजय में, लगभग द्वितीय विजय या द्वितीय आक्रमण कह दीजिए, द्वितीय आक्रमण में लगभग उत्तरी भारत के सभी क्षेत्र को जीत लिया। भारत के सभी क्षेत्र को इसने मिला लिया और एक बड़ा साम्राज्य बना लिया, सभी क्षेत्र को मिला लिया। ठीक है, बात समझ रहे हैं बात को, इसने उसके बाद उत्तरी भारत के सभी क्षेत्रों को अपने में मिला लिया। अब मिला लेने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुए कि अब चलो हमारा साम्राज्य बढ़ गया। ये भी कहां से पता चलता है, तो द्वितीय आक्रमण के बारे में जो पता चलता है वो प्रयाग प्रशस्ति के 21वें जो पॉइंट है, पंक्ति है, उससे पता चलता है। ये बात कहां से पता चलता है, तो प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन का जो लिखा हुआ है, प्रयाग प्रशस्ति के 21वीं पंक्ति से ये बात पता चलता है। ठीक है, चलिए, पंक्ति से ये बात पता चलता है। यानी मेनली इनका जो समुद्रगुप्त का उत्तरी भारत पर विजय था, इन्होंने जब उत्तरी भारत पे विजय कर लिया तो कितने ही राज्यों को, चाहे वह आपका देवराष्ट्र था या कोई भी राष्ट्र, देवराष्ट्र थे या उत्तरी भारत के जितने छोटे छोटे राज्य थे, लिच्छवी को तो पहले ही मिलाकर गया था आपको चंद्रगुप्त प्रथम ही, इसने पूरी तरह से कर लिया और उसके बाद उत्तर भारत के गद्दी पर भी ये बैठ गया। कहा जाता है, अब एक धर्म के बारे में देखें तो यदि कोई कहेगा कि समुद्रगुप्त कौन सा धर्म का पालन करता था, तो ऐसे था, समुद्रगुप्त जो था धर्म का पालक था, हिंदू, लेकिन उपासक किनका था, तो ये विष्णु का उपासक था। लेकिन किसी भी धर्म के प्रति वो अपना मंतव्य नहीं रखता था कि हिंदू धर्म है तो उसको अच्छा जगह दो, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म है तो उसको अलग जगह दो, ऐसा उसका मानना नहीं था। वो सभी धर्मों का यानी सर्वधर्म का था। यानी कह सकते हैं कि वो धर्म निरपेक्ष भी कह दे तो कोई गलत नहीं होगा, यानी सर्वधर्मी था। तो कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त का धर्म क्या था, समुद्रगुप्त का धर्म क्या था, तो समुद्रगुप्त का धर्म जो था वो हिंदू था। ठीक है, बात समझ रहे हैं, हिंदू था। लेकिन जनरली क्वेश्चन आता है, लेकिन वो क्या था, तो सर्वधर्म का पालक था, सर्वधर्म पालक, सभी धर्म को को एक नजर से देखता था। ऐसा नहीं है कि वो इस्लाम है, वो दूसरा धर्म है तो चलो उसको अलग करेंगे, उस पर अलग कर टैक्स लगा देंगे, वैसा बात नहीं था। ठीक है, इसके बाद सर्वधर्म का हुआ। और दूसरा ये मतलब पालक किसका था, तो कह सकते हैं कि किस धर्म को ये पालक करता था, किस का ये पालक था, तो ये उपासक जो था वो विष्णु का था। उपासक किसका था,
तो विष्णु का उपासक था। जनरली आता है कि समुद्रगुप्त किसका उपासक था, तो विष्णु का था। किस धर्म का था, तो हिंदू धर्म का पालन करता था। और किस धर्म को नई नजर से देखता था, तो सभी धर्म को एक ही नजर से देखता था, इसलिए कह सकते हैं कि वो सर्वधर्म पालक था। समुद्रगुप्त की मृत्यु 380 ईस्वी को हो गई, यानी इसका शासनकाल जो था वो 380 को खत्म हो गया। कहा जाता है कि उसके बाद जो गद्दी पे बैठा वो बैठा उसका ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त। कौन बैठा, तो ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त 380 को गद्दी पे बैठा। उसकी कहानी सुनिए। रामगुप्त कैसा आदमी था, तो रामगुप्त बिल्कुल ही डरपोक था। वो इतना डरपोक था कि उसने अपनी पत्नी को भी क्या किया, अपने पत्नी को शकराज के बारे में बात करेंगे, शकवंश में आएंगे तो शकराज को दे दिया था कि ले जाओ हमारी पत्नी को, तुम रखो। ध्रुव देवी उसकी पत्नी थी, तुम रखो लेकिन हमको राज्य करने दो। लेकिन एक बात, ये सवाल है कि वो तो सबसे बड़ा पुत्र था, उसके बाद के पुत्र जो थे उनको ये स्टाइल अच्छा नहीं लगा था कि नहीं भाई ये बिल्कुल गलत काम कर रहा है, ये गद्दी पे अपनी पत्नी को दे दिया तो राज्य क्या संभालेगा। और इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय क्या किया, औरत का वेश धारण किया रात में और शकराज के पास गया और उसकी हत्या करके ध्रुव देवी को अपने साथ लेते आया। और अंत में उसने क्या किया, तो रामगुप्त की भी हत्या कर दी और फिर ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। यानी कहने का मतलब इसके बाद का जो शासक था वो कौन था, तो समुद्रगुप्त के बाद कौन शासक हुआ, तो उसके बाद चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। समुद्रगुप्त के बाद जो शासक हुआ वो कौन हुआ, तो रामगुप्त हुआ। रामगुप्त कैसा आदमी था, तो बहुत डरपोक था। अब इतना डरपोक था कि उसने अपनी पत्नी को भी दे दिया। अब सोच लीजिए उससे ज्यादा डरपोक कौन होगा। साम्राज्य को देता वो तो थोड़ा पसंद आता, लेकिन कहा कि मेरी पत्नी को ही ले जाओ। लेकिन उसका छोटा भाई था, कहा कि अरे तुम मेरी पत्नी को ले, मतलब तुम अपनी पत्नी को दान दे दिए, तब तो तुम्हारा कोई स्टेटस ही नहीं है, रुको हम तुम्हारी पत्नी को लेके आते हैं। और औरत के वेश में गया और जाकर के शकराज को मार दिया और उसके बाद उसके पत्नी को अपने पास ले आया। और पत्नी को लाने के साथ ही बोला कि अरे रे ये जो तो तुमको बेच ही दिया था, मतलब भेज ही दिया था शकराज के पास, ये तुम्हारा क्या करेगा। गया और रामगुप्त की हत्या कर दिया और उसके बाद ध्रुव देवी से विवाह करके फिर मगध की गद्दी पर बैठ गया। और चंद्रगुप्त द्वितीय कौन सा उपाधि धारण करके बैठा, तो विक्रमादित्य का उपाधि धारण करके गद्दी पे बैठा। तो यानी कहने का मतलब इसके बाद कौन बैठा, तो रामगुप्त बैठा। चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा 380 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। तो यानी चलिए समुद्रगुप्त की मृत्यु कब हो गई, तो समुद्रगुप्त की मृत्यु 380 ईस्वी को हो गई। मृत्यु 380 को हो गई। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो उसका ज्येष्ठ पुत्र बड़ा पुत्र था, सो गद्दी पे बैठा। कौन था, तो रामगुप्त। रामगुप्त कैसा आदमी था, तो बिल्कुल डरपोक आदमी था। अब ये इतना डरपोक था कि अपनी पत्नी को भी दे दिया था, या कह सकते हैं कि भीरू प्रकृति। जनरली क्वेश्चन आता है कि वो कैसा प्रकृति का था, तो भीरू प्रकृति का था, यानी बिल्कुल डरपोक। ठीक है, बात समझ रहे हैं, डरपोक था। अब इसके बाद क्या हुआ, तो रामगुप्त डरपोक था, इसने क्या किया, तो जब इस पे शकराज जो राजा था वो जब अटैक किया तो उसने कहा कि अरे मेरी पत्नी को ही ले जाओ। तो इसने अपनी पत्नी कौन थी, ध्रुव देवी। ठीक है, पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। उसको भी ये क्या किया, तो क्या किया था, तो आपको शकराज को भेंट दे दिया था। तो इसने रामगुप्त ने, यहाँ पे लिख दे, रामगुप्त ने अपनी पत्नी शकराज को, ठीक है समझ रहे हैं बात को, शकराज को भेंट में दे दिया। सोचिए कितना गिरा आदमी था, इसको तो ठीक ही किया, जो उसका भाई था वो ठीक किया। तो क्या हुआ, ध्रुव देवी को जब भेंट दे दिया, पता चला किसको, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या किया, गया और इसको शकराज को औरत के भेष में जाकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने औरत के भेष में जाकर किसकी हत्या कर दी, जाकर शकराज का हत्या कर दिया। शकराज का हत्या कर अपनी भाभी को अपने साथ ले आया।
अपने भाभी ध्रुव देवी को साथ ले आया। समझ रहे हैं बात को? अपने पर ओ साथ में ले आया। अब साथ में लाया तो साथ ले आया। अब साथ लाया तो बोला कि अब तुम देखो, ध्रुव देवी को बोला कि अरे ये तो ऐसा है कि तुमको सकराज को दे दिया था, रुको हम पहले मार देते हैं उसको, तब तुमसे विवाह कर लेंगे, ठीक है? और विवाह करके फिर मगध के गद्दी पर बैठ जाएंगे, ठीक है? तो इसने क्या किया, तो फिर ध्रुव देवी के साथ ले आया और उसके बाद क्या किया, तो रामगुप्त का हत्या कर दिया। रामगुप्त की हत्या कर दिया और हत्या करने के बाद पुनः किससे विवाह कर लिया, तो ध्रुव देवी से विवाह करके ध्रुव देवी से विवाह कर गद्दी पर, मगध के गद्दी पर बैठ गया। मगध के गद्दी पर बैठ गया। अब जो था, अभी गद्दी पर बैठा, अभी जो साम्राज्य था वो बहुत ही उत्थान की ओर था, यानी पूरा डेवलपमेंट हो रहा था आपका गुप्त वंश का। इसीलिए स्वर्ण युग भी कहा जाता है। पूरी तरह से सब जगह सामंजस्य थे, सब लोग ठीक ठाक से रह रहे थे, किसी तरह का किसी के पास कोई मतलब डर नहीं था। सब साम्राज्य पूरा विकसित हो रहा था, आराम से राजा महाराजा सब रह रहे थे। यहाँ महाराजा धीराज का उपाधि धारण करके लोग रह रहा था। समझ रहे हैं कि नहीं? इसके बाद गद्दी पर बैठने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या उपाधि लिया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने आपको विक्रमादित्य की उपाधि लिया, ठीक है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसका लिया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, समझ गए बात को? अब हम लोग अगले वीडियो में, अभी हम लोग आपको क्या क्या बताएं, सो इस वीडियो में हम लोग यही देखें गुप्त साम्राज्य के बारे में। हम लोग यही देखें कि पहले कौन बैठ गया, तो चलिए विक्रमादित्य, यहां से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। विक्रमादित्य, जब इनके द्वारा कुछ किया गया काम था, विक्रमादित्य की उपाधि लिया, उपाधि लेकर के ये बैठ गया, ठीक है? कौन, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है? अब अभी आज हम लोग पढ़े किनके बारे में, तो श्रीगुप्त के बारे में, ठीक है? दूसरा पढ़े किनके बारे में, तो आपको घटोत्कच के बारे में, इनका पुत्र घटोत्कच। फिर जो बैठा वो किनके बारे में पढ़े, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़े, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। उसके बाद कौन बैठा, तो चौथा बैठा समुद्रगुप्त। उसके बाद कौन हुआ, तो समुद्रगुप्त के बाद हुआ आपको जा करके कौन, तो रामगुप्त। समझ रहे हैं? अब रामगुप्त के बाद कौन गद्दी पे बैठा, तो उसकी पत्नी को हत्या करके बैठा चंद्रगुप्त द्वितीय, या इसको क्या कहते हैं, तो विक्रमादित्य का उपाधि लेकर बैठा। यहाँ से अब नेक्स्ट वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे, जिसमें इनके द्वारा किया हुआ उस काल में जो इम्पोर्टेंट काम हुआ, कौन कौन सा युद्ध हुआ खास करके, सो बात करेंगे। आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखेंगे। ये हमारा गुप्त साम्राज्य का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपको पूरा गुप्त साम्राज्य क्लियर हो जाएगा। ऐसे इसका सबसे अंतिम शासक यदि पूछेगा गुप्त साम्राज्य का, तो भानुगुप्त था। लगभग ये 550 वर्ष तक शासन किया था। गुप्त साम्राज्य जो था वो लगभग 550 वर्षों तक शासन किया था। और ये शासन आप देखे होंगे, पहले गुप्त वंश बैठा तो सामंत के रूप में बैठा, लेकिन घटोत्कच के बाद जब चंद्रगुप्त प्रथम हुआ तो उसने पूरी तरह से साम्राज्य का विस्तार ही करना शुरू कर दिया, और लगभग ये विस्तार होता ही गया, और लगभग भानुगुप्त तक इसकी चरम सीमा पे थी गुप्त साम्राज्य। चलिए, थैंक यू। आपको आशा करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जितनी भी कॉम्पिटिटिव का होगा, अभी मैं हिस्ट्री शुरू किया हूँ, फिर ज्योग्राफी भी शुरू करूँगा, और आपका वीडियो को अपलोड करते रहेंगे, बराबर अपलोड होगा। इसलिए हमारे आनंद ऑनलाइन क्लासेस के चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।